सर्वे करके देश में आग लगानी थी? तुम सुप्रीम कोर्ट के जज इसलिए बने थे कि देश के अंदर आग लगाओ? तुम जिम्मेदार हो इस देश के अंदर दोबारा से नफरत और अशांति फैलाने के लिए। तुम जैसे जजों ने जज की कुर्सी पर बैठ के एक ऐसा माहौल खुद दे दिया, पैदा कर दिया, जिससे आने वाले समय में देश में अशांति बनेगी। भारत के बौद्ध ये कंप्लेंट देने वाले हैं जल्दी कि भैया जितने भी पुराने स्थल हैं धार्मिक किसी भी धर्म के हों, उन सब की खुदाई करके जांच करो वहाँ क्या था। क्योंकि मथुरा के अंदर खुदाई में सारे बुद्ध के अवशेष निकले, अयोध्या के अंदर वो साकेत नगरी थी, वहाँ जितने खुदाई में अवशेष निकले बुद्ध के निकले। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सरकार इनकी, कोर्ट इनके, जांच एजेंसी इनकी। इतना बड़ा छल देश के लोगों के साथ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने किया। देश में भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आज उन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, काले धन का जिक्र नहीं करते, भ्रष्टाचार के ऊपर बोलना बंद कर दिया। तो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बनिया, राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता बनिया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ND गुप्ता बनिया, और जो चौथा पद बना राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक ब्राह्मण। अब तक 13 लोगों को सांसद राज्यसभा बनाने के लिए भेजा, एक भी SC ST OBC और माइनॉरिटी का सांसद राज्यसभा से नहीं भेजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। दिल्ली का दंगल शुरू हो चुका है। दिल्ली का दंगल से मतलब है कि दिल्ली में जो है विधानसभा चुनाव अब होने वाले हैं। कुछ ही दिनों में तारीखों की घोषणा होने वाली है, लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है ये तो जनता ही बताएगी। और दिल्ली को चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पूर्व विधायक एवं मंत्री राजेंद्र पाल गौतम साहब और कांग्रेस नेता राजेंद्र सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया सर, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 10 वर्षों से आपकी पार्टी के एक भी विधायक दिल्ली में नहीं हैं और अब फिर से आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जो है बहुमत के दम पे यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बनाएंगे। क्या कहेंगे इस बात पे आप? देखिए, इसके लिए आपको 2010-11 में जाना पड़ेगा। जिस वक्त शीला जी का शासन था दिल्ली में और केंद्र में भी UPA की गवर्नमेंट थी, उस वक्त एक BJP और RSS ने मिलके देश के तमाम मीडिया को इस्तेमाल करके और RSS के एक व्यक्ति को, अन्ना हजारे को, यहाँ रामलीला मैदान में धरने पे बिठाया, भूख हड़ताल पे बिठाया और अरविंद केजरीवाल वगैरह वो लोग उनके साथ बैठे। वो पूरा जो मूवमेंट था 24 घंटे टीवी पे आता था। पूरे देश के लोगों को सपने दिखाए कि अब देश में भ्रष्टाचार खत्म करना है, लोकपाल लाना है, काला धन वापस आएगा, और एक फेक नैरेटिव बनाया कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है, कोल ब्लॉक घोटाला हुआ है, और दोनों घोटाले एक 1,90,000 करोड़ का, एक 1.25 लाख करोड़ का, और कॉमनवेल्थ घोटाला 72,000 करोड़ का। तो एक फेक ऐसा माहौल पूरे देश के मुख्य मीडिया का इस्तेमाल करके RSS भाजपा ने बनाया, और ये लोग RSS भाजपा के लिए काम कर रहे थे, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल वगैरह, और पूरे देश को ये दिखा दिया कि अब देश बदलेगा, क्योंकि 24 घंटे टीवी पे एक ही चीज़ चल रही थी, कुछ और आता ही नहीं था। तो लोगों के अंदर सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से पूरे देश में बढ़ा ही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। तो वो जो 24 घंटे टीवी पे दिखाया गया, उससे लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है कि एक अलग तरह की नई क्रांति है और शायद अब देश बदल जाएगा, देश की राजनीति बदल जाएगी। और उस चक्कर में जो कांग्रेस का जो वोटर था, बेसिकली तो वोटर दलित और माइनॉरिटी, अति पिछड़ा, वो वोटर एक नई राजनीति की उम्मीद में, और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, काला धन वापस आएगा और हमारे लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा। इस उम्मीद के सहारे लोग कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए, और एक तरफा दिल्ली के तमाम अल्पसंख्यक और तमाम दलित, अति पिछड़े एक तरफा पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी को वोट दे गए। और उसका रिजल्ट ये आया कि पिछले 10 सालों से, बल्कि 11 सालों से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है।
लेकिन उसका असर ये हुआ कि जो एक झूठा एक प्रोपेगेंडा चलाया। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि उसके तुरंत बाद 2014 में तो एनडीए की सरकार बन गई मोदी जी की, उसी आरएसएस भाजपा की सरकार बन गई। तो वो जो एक फेक नैरेटिव बनाया था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, उन घोटालों का रिजल्ट क्या हुआ? सरकार इनकी, कोर्ट इनके, जांच एजेंसी इनकी, जिनका इस्तेमाल आज तमाम विपक्षी पार्टियों के खिलाफ ये लोग कर रहे हैं, उन्हीं कोर्ट में उन्हीं जांच एजेंसियों के द्वारा जांच किए जाने के बावजूद तीनों के तीनों केस बाइज्जत बरी, तीनों के तीनों केस में कुछ नहीं निकल के आया। इसका मतलब क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं था, बल्कि आरएसएस ने और बीजेपी ने मिलकर एक जाल बिछाया, तमाम देश के मीडिया को इस्तेमाल करके एक फेक नैरेटिव बना के कांग्रेस को ख़त्म करना उनका सपना था। और ये नारा दिया भी था बीजेपी ने, कांग्रेस मुक्त भारत। इसका असर ये हुआ कि दिल्ली के अंदर 2 बार से कोई सीट नहीं आई। लेकिन अब देश के लोगों को जो एक सपना दिखाया था, इतना बड़ा छल देश के लोगों के साथ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने किया है कि पहले लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा कर दी कि आज़ादी की तीसरी लड़ाई है, अब देश में राजनीति बदल जाएगी, देश में भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बनेंगे। लेकिन रिजल्ट क्या है? आज उन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आज वो लोकपाल की जिक्र भी नहीं करते, काले धन का जिक्र नहीं करते, भ्रष्टाचार के ऊपर बोलना बंद कर दिया। सर ये बातें तो पीछे छूट गई हैं, अभी 11 साल हो चुके हैं इस बात को जो आपने कहा, और आपने बिल्कुल सही बात कही कि मान लीजिए ऐसा जो भी हुआ, बताना पड़ेगा ना 11 साल। हाँ बिल्कुल, 11 साल में बताना पड़ेगा ना क्या सपना दिखा के आए थे, आज उसका रिजल्ट क्या है। जी हाँ, जी हाँ। तो अब इस बात को तो 11 साल हो गए, अब क्या, अब 2025 में जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस जो है किन मुद्दों के साथ आ रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने 11 साल में सुशासन दिया है, महिलाओं के लिए बस फ्री रखा है, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री है, जो पहले प्राइवेट कंपनियों के साथ जो सभी फ़ायदा कमाते थे, और इस तरह के पानी जो है फ्री है, तो बहुत सारी वो सुविधा दे रहे हैं। और अभी उन्होंने एक घोषणा की कि महिलाओं जो 18 साल से उम्र से जो अधिक की उम्र की महिलाएँ, उनको वो 1000 रुपये और चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपये देंगे। तो लगातार वो चुनावी वादे भी कर रहे हैं। तो अब ऐसे में आप लोग किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, इस तरह के वादे तो सारी सरकारें कर रही हैं आजकल। बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, बाकी लोग भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो भी दे रही है ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, सामाजिक न्याय पे अरविंद केजरीवाल की चुप्पी क्यों? अरविंद केजरीवाल जी जिस पार्टी के या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं, उसमें टॉप लेवल पे 4 पद हैं, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। चौथा पद बनाया राष्ट्रीय संगठन महासचिव। तो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बनिया, राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता बनिया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ND गुप्ता बनिया, और जो चौथा पद बना राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक ब्राह्मण। तो 4 पद में से 3 बनी, 1 ब्राह्मण। तो इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सामाजिक न्याय की तो भावना ही नहीं है। 29 राज्यों के 29 प्रभारी हैं, 29 अध्यक्ष हैं। उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। अब तक 13 लोगों को सांसद राज्यसभा बनाने के लिए भेजा, 3 पहले दिल्ली से, 7 बाद में पंजाब से, फिर 3 दिल्ली से। एक भी SC ST OBC और माइनॉरिटी का सांसद राज्यसभा से नहीं भेजा। ये कहते हैं हरभजन भेजा, हरभजन तो क्रिकेटर की वजह से भेजा। और वैसे भी पंजाब में सिख माइनॉरिटी में नहीं है, वो मेजोरिटी में। इसका मतलब एक सिंगल माइनॉरिटी, एक सिंगल SC ST OBC आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में नहीं भेजा। यानी उनकी जिनकी वोट से सरकार बनाई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पंजाब के अंदर 36% से भी ज़्यादा शेड्यूल्ड कास्ट है और 7 राज्यसभाएँ। 7 में से 36% वोट दे के जिसने आपको सरकार बनाई, उसको आपने एक भी राज्यसभा नहीं भेजा। दिल्ली में एक भी माइनॉरिटी, एक भी SC, जबकि दोनों का वोट मिला के 40% है, उनको एक को भी आज तक आपने 3 पहले 3 बाद में भेजे, एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं भेजा। इसका मतलब ये हुआ अरविंद केजरीवाल के मन में सामाजिक न्याय नहीं है और वो कोई एहसान नहीं कर रहे। कोई जेब से दे रहे हैं क्या वो, कि महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री, या महिलाओं को भी 1000 की जो
अभी उन्होंने वायदा किया है, या बिजली जो 200 यूनिट माह पर ये सब जनता के पैसे से तो दे रहे हैं, जी। कोई घर से थोड़ी ना दे रहा है। टैक्स तो जनता ही दे रही है ना, उसी टैक्स में से थोड़ा थोड़ा दे के और उनकी वोट को खरीद लो। इसका मतलब वोट खरीदना होता है। आप कोई आइडियोलॉजी आपकी नहीं है, सामाजिक न्याय पे आप बात नहीं करते, लोगों को रोजगार देने पे आपका कोई अभी तक आपका रोड मैप नज़र नहीं आया। आपने कहा था फूड पॉलिसी लाएंगे, आज कहाँ है वो फूड पॉलिसी? वो ट्रक वाला जो ट्रक लाना था फूड के लिए, उसका क्या हुआ? और वो जो किचन क्लाउड किचन की बात थी, उसका क्या हुआ? अलग अलग तरह के रोज़गार देने की बात थी, उसका क्या हुआ? हायर एजुकेशन में आपके जो इंस्टीट्यूशन है, आईपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सिंपल करने के लिए 60-70 हज़ार रुपया चाहिए। दिल्ली सरकार के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से 5 साल की लॉ करने के लिए कम से कम 20 लाख रुपया चाहिए। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग करने के लिए 4 साल का कोर्स कम से कम 16 लाख रुपया चाहिए। तो आपने तो इतनी फीस बढ़ा दी। आप ये बताइए, अरविंद जी से मेरा सवाल है, क्या हेल्थ और एजुकेशन इंडस्ट्री है क्या? आपने क्या इंडस्ट्री खोली है क्या? आपके खुद के लॉ कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर अगर 15-20 लाख रुपया चाहिए एक इंजीनियरिंग की डिग्री और लॉ की डिग्री करने के लिए, इसका मतलब आप जो पढ़ाने की बात फर्जी करते हैं। 12वीं तक तो आप पढ़ा देंगे, 12वीं के बाद की पढ़ाई कौन कराएगा भाई? 12वीं पढ़ के कोई क्या बन जाएगा? हायर एजुकेशन के लिए तो आप फंड दे ही नहीं रहे हो। कम से कम जो लोग फीस देने के काबिल हैं उनकी फीस तो माफ़ करो। सर हम आपका हायर एजुकेशन के लिए 12वीं के बाद के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना हमने बनाई, आज वो बंद पड़ी है। तो आपके मन में सामाजिक न्याय की भावना नहीं है, आपके मन में SC ST OBC माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन देने की भावना नहीं है, और आप एक चालाक बनिया, चतुर बनिया है। किसी जनता से लो, आपने 100 रुपये लिए और 15 रुपये उनमें बांट के खुश करके उनकी वोट चुरा ली। मोदी जी उन्हें अनुभवी चोर कह रहे हैं, आप उन्हें चतुर बनिया कह रहे हैं। तो मोदी जी भी वही कर रहे हैं। मोदी जी ने अरविंद जी से सीख लिया, वो भी वही कर रहे हैं। सर ये लाडली बहना, ये सब क्या है? सर हरियाणा में आप लोगों की बात चल रही थी गठबंधन की, हालांकि हुआ नहीं। क्या दिल्ली में भी ऐसी कुछ बातचीत है अंदर में कि कुछ गठबंधन हो? और सर आपके चुनाव लड़ने पर सर आप क्या कहना चाहिए? क्या आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? क्या कुछ ऐसा हो रहा है? मैं अब अपने जीवन में विधानसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब भी मौका मिलेगा मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा या कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में काम करूंगा। विधानसभा का चुनाव आप नहीं लड़ेंगे? विधानसभा का चुनाव मैंने नहीं लड़ना। सर क्या कोई गठबंधन की बात चल रही है आम आदमी पार्टी से? क्योंकि लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तब तो ये इंडिया गठबंधन हुआ। क्या दिल्ली विधानसभा के अंदर कोई ऐसी बात कुछ है, कुछ ऐसा चल रहा है? कोई गठबंधन नहीं होगा, और दिल्ली के लोगों को एहसास कराना है कि आपको कांग्रेस ने जो दिल्ली को विकास दिया, कांग्रेस के टाइम पे पूरे देश के अंदर लोग स्कॉलरशिप से पढ़ पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन गए। आज वो स्कॉलरशिप बिल्कुल बंद हो गई है, लगभग खत्म हो गई है पूरे देश में। स्कॉलरशिप से पढ़ जाया करते थे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बन जाते थे। आज कहाँ से बनेंगे? सर थोड़ा स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड वो लगातार घटता जा रहा है। बढ़ना चाहिए था, बजट बढ़ रहे हैं, लेकिन SC ST का जो ट्राइबल सब प्लान और स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड का पैसा कम हो रहा है, और जो मिल रहा है वो भी खर्च ही नहीं हो रहा, वो भी डाइवर्ट हो रहा है। जबकि स्कीम में ये था प्लानिंग कमीशन की कि ट्राइबल सब प्लान 1975 और शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट प्लान 1979 में जितनी उनकी जनसंख्या SC ST की, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से प्लान फंड का उतना ही % बजट उनको मिलेगा, और वो बजट उन्हीं के विकास पे खर्च होगा। अब विकास पे नहीं होता है, स्कूल बिल्डिंग पे होता है, रोड्स पे होता है, फ्लाईओवर्स पे होता है। पूरा फंड डाइवर्ट हो रहा है। SC ST डिपार्टमेंट कहने को नोडल डिपार्टमेंट है, लेकिन पैसा SC ST का कहाँ खर्च होना है ये प्लानिंग और फाइनेंस तय करता है। सारा धोखेबाजी हो रही है क्लियर। अब कांग्रेस को चाहिए कि वो बूथ मैनेजमेंट पे, ज़मीन पे काम करे, और मैं खुद उसका एक सिपाही होने के नाते इस जिम्मेदारी को लेके मैं खुद जगह जगह जा रहा हूँ और जागरूकता का काम कर रहा हूँ। सर अभी कल ही सर कैबिनेट में पास हुआ एक देश एक चुनाव, सर उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, एक देश एक चुनाव तो 1967 तक था, फिर अलग क्यों हुआ? आज फिर आप कर लो, फिर अलग होगा, क्योंकि वो टेक्निकली फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है। आप अगर आज कर दें जी एक देश एक चुनाव, कल को अगर बीच में सरकार गिर जाए
फिर क्या करेंगे? क्या राष्ट्रपति शासन लगा के रखेंगे? क्या दोबारा हमारी जनता को मौका नहीं देंगे अपनी सरकार चुनने का? बताइए ना, कैसे चलेगा? तो सर इसमें समस्या किस तरह की आ सकती है? समस्या कई तरह की समस्या आएंगी। पहली बात तो ये केंद्र की सरकार इसलिए लाई है, वो रीजनल पार्टीज को खत्म करना चाहती है। वो भी रीजनल पार्टियों को चाहती नहीं है। दूसरी बात, ये टेक्निकली इसलिए पॉसिबल नहीं है, अनेकों राज्यों के आप देख लीजिए बीच बीच में सरकारें गिरी हैं। सरकारें गिरने के बाद क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा या दोबारा चुनाव होगा? दोबारा चुनाव होगा अगर, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन फेल, और अगर राष्ट्रपति शासन लगता तो डेमोक्रेसी फेल। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो चुनाव में अत्यधिक खर्चा होता है और जो अत्यधिक समय खर्च होता है, इसकी बचत होगी और ये लोगों के लिए भी सुविधाजनक रहेगा। नहीं तो मैं कह रहा हूं ना, क्या भाजपा इतनी हिम्मत दिखाएगी? क्या देश का इलेक्शन कमीशन इतनी हिम्मत दिखाएगा कि तमाम तरह के खर्चे चुनाव के बिल्कुल बंद कर दीजिए? कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़े वो अपनी जेब से पैसा क्यों खर्च करे? जब वो पैसा खर्च करेगा करोड़ों रुपए, तो वो तो रिश्वत कमाएगा, वो काम थोड़ा ना करेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। साथ में चुनाव का खर्च सरकार उठाए ना। कैंडिडेट को आप पर्चे छपा के दे दो, वो डोर टू डोर खुद जाके अपने बांटे, खुद अपना प्रचार करे। जितने भी खर्चे तमाम तरह के, होर्डिंग पोस्टर पूरी तरह बैन हो जाए। कई देशों में होता भी है कि चुनाव का खर्चा जो है सरकार उठाती है। सरकार चुनाव का खर्च उठाए, टाउन हॉल मीटिंग कराए, जो जो कैंडिडेट है उनके भाषण कराए, जनता सवाल करे, फालतू के खर्चे सारे बंद हो जाए। सिंपल एक छोटा सा प्ले कार्ड टाइप वो अपना दे कि भाई मैं ये कैंडिडेट हूँ, या फिर एक पर्चा छपा के अपने बारे में, और मेरे ये मुद्दे, मैं इन मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे वोट दें, और वो पर्चा उसका सरकार छपवा के दे। इलेक्शन कमीशन सारे तमाम तरह के जितने होर्डिंग पोस्टर और ये मीडिया पे जो वो चलते हैं ना, पैसे दे के जो चलते हैं विज्ञापन, वो सब कुछ बैन कर दे, अखबारों पे बैन कर दे, ताकि सभी लोग समान रूप से इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ सकें। अदरवाइज तो अब तो ऐसा हो गया, जिस पे पैसा वो चुनाव लड़ पाएगा, जिस पे पैसा नहीं वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, और जो पैसा खर्च करके आएगा वो पैसा कमाएगा। तो जनता के लिए तो काम, देश के लिए तो होने वाला नहीं है, वो तो अपने लिए काम करेगा। सर बढ़ते हैं एक आखिरी सवाल की ओर। संविधान पे चर्चा हो रही सदन में, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी भाजपा पे हमला किया, और भाजपा ने कहा कि संविधान में सबसे ज़्यादा संशोधन जो है वो विपक्ष ने किए हैं, और जो आपातकाल लगा था वो भी कांग्रेस ने लगाया था। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बुद्ध ने कहा है कि हर चीज़ अनित्य है और हर क्षण परिवर्तनशील है। तो संविधान बनाया तो बाबा साहेब ने आर्टिकल 368 इसलिए लगाया कि समय और परिस्थिति के हिसाब से अगर कोई बदलाव करना पड़े तो संशोधन किया जा सके। संशोधन बुरी बात नहीं है, समय और परिस्थिति के हिसाब से संशोधन होते हैं, होना भी चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक बात है उसकी इमरजेंसी की, हमारे बुजुर्ग बताते हैं इमरजेंसी का पीरियड बहुत अच्छा था, खासतौर पर हमारे लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए बहुत अच्छा था। आज ये बताइए, एक तरफ संविधान पर चर्चा संसद में हो रही है और दूसरी तरफ अनेकों राज्यों में संविधान तार तार हो रहा है, दलितों की, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, खुलेआम लगातार युवाओं का कत्ल किया जा रहा है। आए दिन, अभी ये घटना है नागौर की, राजस्थान की, वहाँ एक मेघवाल दलित युवक की हत्या कर दी। इतनी बड़ी रैली निकली, ना सरकार सुनने को तैयार है, ना पुलिस सुनने को तैयार है। अलग अलग राज्यों में देख लीजिए, पूरा ग्राफ बताएगा आपको कि SC ST के साथ आए दिन बलात्कार की घटनाएं, आए दिन उनकी हत्याएं। संविधान तो रोज रोज तार तार किया जा रहा है, बीजेपी की सरकार में ज्यादा हो रहा है। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस जो है, इंडिया गठबंधन एक फेक नैरेटिव बना रहा है और संविधान बचाने की छद्म लड़ाई लड़ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस संविधान की शपथ सारे तमाम जजेज, सुप्रीम कोर्ट के भी, हाई कोर्ट के भी, नीचे के भी तमाम मंत्री, तमाम राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, राज्यपाल जिस संविधान की शपथ लेते हैं, उसी संविधान के खिलाफ बोलते हैं, काम करते हैं खुलेआम। आप देख लीजिए, शेखर कुमार यादव, हाई कोर्ट जज इलाहाबाद, अभी उनके ऊपर घमासान मचा, महाभियोग भी अभी दाखिल किया गया संसद में। वो खुलेआम मतलब संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज का काम है कानून के हिसाब से, सबूतों के हिसाब से जजमेंट देना, लेकिन बाबरी मस्जिद, राम मंदिर वाला जो जजमेंट है वो आस्था के आधार पे। तो जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस संविधान को तार तार कर रहे हैं, कानून को नहीं मान रहे, और जो सांसद और मंत्री लेते संविधान की शपथ है कि मैं बिना राग द्वेष के निष्पक्ष तरीके से काम करूंगा, संविधान की शपथ लेता हूं, और संविधान के खिलाफ जाके वो धर्म विशेष के खिलाफ बोलते हैं और कटोगे
कटोगे तो बटोगे कहते क्या हैं। सर ऐसा लगता है नफरत फैलाते कि हैं। संवैधानिक संस्थाओं का एक तरह से भगवाकरण हो चुका है या इस तरह की चीजें? संवैधानिक संस्थाओं का भगवाकरण हो चुका है, आरएसएस का सारी संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है। सारी जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के लिए काम कर रही हैं, किस पे कार्रवाई करनी है, किसको झूठा फंसाना है, किसको जुर्म करने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं करनी है, ये बीजेपी तय कर रही है। सर एक आखिरी सवाल की, पूजा स्थल कानून 1991 से लागू है जिसमें कि साफ साफ ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो पूजा स्थल हैं चाहे वो जिस भी धर्म के हों वो यथास्थिति बरकरार रहेगी, और इसमें अयोध्या जो है उसमें एक अपवाद की स्थिति में था। लेकिन फिर DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि क्यूरियोसिटी है, हम बदलाव नहीं कर सकते हैं लेकिन सर्वे तो करा ही सकते हैं कि क्या उसमें क्या है। तो उसको सर लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिसके बाद संभल हुआ, अजमेर को भी लेके याचिका दाखिल हुई, और अब सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी, याचिका न स्वीकार की जाए। तो ये जो अदालत का रुख है इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर हुए हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं बदलाव नहीं कर सकते, सर्वे तो कर ही सकते हैं, तो सर्वे क्यों कर सकते हैं? क्या करना था सर्वे करके? सर्वे करके देश में आग लगानी थी? तुम सुप्रीम कोर्ट के जज इसलिए बने थे कि देश के अंदर आग लगाओ? तुम जिम्मेदार हो इस देश के अंदर दोबारा से नफरत और अशांति फैलाने के लिए। तुम जैसे जजों ने जज की कुर्सी पर बैठ के एक ऐसा माहौल खुद दे दिया, पैदा कर दिया, जिससे आने वाले समय में देश में अशांति बनेगी। भारत भी सीरिया, बांग्लादेश, लेबनान, अफगानिस्तान उस रास्ते पे चल पड़ा है, पाकिस्तान के रास्ते पे चल पड़ा है। जजों को निष्पक्ष होना चाहिए। जब एक कानून बना दिया 1991 में कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी स्थिति धार्मिक स्थल की है उसको छेड़ना नहीं है, तो फिर जांच के आदेश क्यों दे रहे हो? अरे अगर ईमानदारी से जांच के आदेश अगर करवा दो तो भाई जितने पुराने मंदिर, मस्जिद सबकी जांच करा लो, गिरजाघर की, तो आपको 99% में तो बुद्ध के अवशेष निकलेंगे। बताओ तैयार हो क्या? क्या सरकार, केंद्र की सरकार तैयार है? क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज तैयार है इस काम के लिए? अगर जांच ही करवानी है तो हम बौद्ध का, भारत के बौद्ध ये कंप्लेंट देने वाले हैं जल्दी कि भैया जितने भी पुराने स्थल हैं धार्मिक किसी भी धर्म के हों, उन सब की खुदाई करके जांच करो वहाँ क्या था। क्योंकि मथुरा के अंदर खुदाई में सारे बुद्ध के अवशेष निकले, अयोध्या के अंदर वो साकेत नगरी थी, वहाँ जितने खुदाई में अवशेष निकले बुद्ध के निकले। अगर सारे बौद्धिस्ट मांग को कर लें कि पूरे देश के अंदर धार्मिक स्थलों की खुदाई करके जांच की जाए तो सब जगह बुद्ध के अवशेष निकलेंगे। इसलिए पिंडारा बॉक्स क्यों खोल दिया चंद्रचूड़ जी आपने तो आगे आने वाले समय में भारत में पूरा एक ऐसा वातावरण दे दिया कि आने वाले समय में अशांति होगी, कलेश होगा, और धर्म के बीच में, इंसान के बीच में आपस में नफरत बढ़ेगी, झगड़े बढ़ेंगे। सर आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी। और मैं विनती करूंगा आपसे, आपके व्यूवर्स से, कि अपनी प्रतिक्रिया भी दे दिया करें ताकि हम लोग का मार्गदर्शन होता रहे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।